हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स परिवार में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि बिहार बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है या फिर मैट्रिक का एग्जाम है, उसमें बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। तो वैसे स्थिति में कल हम आप लोगों से वादा भी किए थे कि आप लोगों को डेली वाइज जो है हम क्लास उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक उसी कड़ी में आज जो है हम लोग वो इंटरमीडिएट का जो आर्ट्स है उसी के अंतर्गत ज्योग्राफी विषय पर बात करेंगे और समझेंगे कि ज्योग्राफी का जो आपका पहला चैप्टर है उसका अगर कोई भी सब्जेक्टिव में चाहे लघुतरीय प्रश्न पूछ ले या दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछ ले, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मतलब आज की क्लास यदि आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 2 नंबरी और हो सकता है तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा और ना जाने 3, 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हालांकि यदि आपके दोस्त लोग इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसमें आपको होता क्या है परीक्षा में। तो आपको पता है भूगोल विषय जो है उसके अंतर्गत आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल भी होता है, यानी 70 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होगा प्लस 30 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होता है, तब जाके आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। ये 70 मार्क्स में आपको पता ही है कि 50% तो ऑब्जेक्टिव ही होता है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव में आपको जो है वो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। ये 35 नंबर के लिए आपसे कुल 70 प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई भी 35 प्रश्न आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो क्लास करेंगे उस क्लास में जो भी जहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला होगा वो यहां भी बताएंगे। इसके अलावा आपको जो है ऑब्जेक्टिव की क्लासेस अलग से भी उपलब्ध करवाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि यहां अगर आप ठीक से इस क्लास को फॉलो करते रहे तो आप 35 में 35 सही करके ले जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपको पता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कुल पूछे जाते हैं 20, लेकिन आपको बनाने होते हैं 10। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 20 मार्क्स आपका यहां से कंप्लीट होगा। 20 पूछेंगे, 10 बनाने होंगे। आप मान के चलिए कि आज के क्लास से ही आपका जो है वो कम से कम 2 अति लघुतरीय या लघुतरीय प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको पता ही है कि इसके अलावा जो है 6 जो है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 में से कोई भी 3 प्रश्न बनाने होते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का यानी 15 नंबर का आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, है ना। तो आप ऐसे अगर कैलकुलेशन करके देखिएगा जरा सा, तो आप देख लीजिए, है ना। यहां देखिए 20 और 15 यानी 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव और यहां 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, कुल 70 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके ज्योग्राफी का एग्जाम का पैटर्न होता है। सेम यही पैटर्न आपके साइकोलॉजी में भी है, होम साइंस में भी है, यानी आपका जो गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, उन सभी में यही पैटर्न है एग्जाम का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। आज की क्लास में हम लोग जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर फुल्ली कंप्लीट जो है पढ़ेंगे, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 5 नंबर का हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एकदम शुरुआत से, है ना। सबसे पहले समझेंगे कि ये जो भूगोल है, ये जो ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी कहते किसको है, यानी भूगोल जो है इसकी परिभाषा को हम लोग समझेंगे कि भूगोल कहते किसको है। भूगोल जो है उसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे। हालांकि देखिए आपको हम बताते चल रहे हैं भूगोल का परिभाषा आपके परीक्षा में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, फिर ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता भी होगा ये जो भूगोल है, भूगोल का जो जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि अभी तक आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। देखिए भूगोल जो है, भूगोल का जनक जो है, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम था उनका, इरेटोस्थनीज। क्यों कहा जाता है आपको बता दें, क्योंकि इरेटोस्थनीज साहब जो थे उन्होंने भूगोल के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया था। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है सका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा भूगोल की परिभाषा समझिए। हालांकि कॉमन परिभाषा जो आपको पता भी होना चाहिए और शायद आपको पता भी होगा, जरा ध्यान से समझिए इसको क्या होता है। देखिए आप जरा ध्यान से देखिएगा तो ये जो भूगोल है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। एक तो है भू और दूसरा क्या है, गोल।
भू प्लस गोल के मिलने से क्या बना है? भूगोल। भू का मतलब होता है भूमि, आप पर्यायवाची शब्द में पढ़े भी होइएगा, भू, धरा, धरती, है ना। हालांकि आपको हम हिंदी का क्लासेज भी देंगे तो वहां तो व्याकरण के लोग पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन आपको बता दें भू का अर्थ होता है भूमि, गोल मतलब गोल, यानी भू धरातल से जुड़ा हुआ जो भी तथ्य है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। लेकिन हम लोग भूगोल की परिभाषा को जो है वो टॉलमी के शब्दों में पढ़ेंगे। एक टॉलमी साहब विद्वान हुए, उनका भूगोल के लेके क्या विचार था जरा ध्यान से देखिए, परिभाषा सुन के आपका मन गदगद हो जाएगा। देखिए टॉलमी जी क्या लिखे हैं, टॉलमी साहब का कहना था कि भूगोल जो है, यहां ध्यान से देखिए, भूगोल जो है ना वो भूगोल क्या है? तो भूगोल पृथ्वी की झलक को, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यहां भूगोल को पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान के रूप में कौन बता रहे हैं? टॉलमी साहब बता रहे हैं। तो ये परिभाषा जो है आप अच्छे से याद रखिएगा कि टॉलमी के अनुसार भूगोल का परिभाषा क्या है? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय क्या है? विज्ञान है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अभी थोड़ी देर पहले हम बताए भी थे कि ज्योग्राफी जो है वो दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। वह आपको हिंदी में हम बताए थे कि भूगोल भू प्लस गोल के मिलने से बना है। ठीक उसी तरीके से ज्योग्राफी जो है वो दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। यहां आप देख पा रहे होंगे, है ना, दो ग्रीक शब्द के मेल से बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी बोले तो अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी भू धरातल से जुड़ा हुआ जो भी तथ्य है, चाहे वो जनसंख्या हो, अधिवास हो, कहाँ भूमि है, कहाँ मैदान है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, उन सारा तथ्यों का जो अध्ययन जिस विषय में हम लोग करते हैं उसी को भूगोल कहते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इसको बार बार जो है देख भी सकते हैं। यदि आप चाहे तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना समय तो है नहीं, सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का क्लियर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, है ना, तो देखिए भूगोल की जो मुख्य शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अभी तक अपने लोग समझे भूगोल क्या है, अब समझेंगे कि भूगोल जो है उसकी ब्रांच जो है वो कौन कौन सी है। तो आपको बताते चले भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती है। पहला जो है, पहला को अपने लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल। पहला को क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा जो है वो है मानव भूगोल, मानव भूगोल को बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये भौतिक भूगोल भूगोल की क्या है? शाखा है, ब्रांच है, और ये मानव भूगोल भी किसकी शाखा है? तो ये भी जो है वो भूगोल की ही क्या है? शाखा है। ठीक है, अब समझेंगे ये भौतिक भूगोल क्या होता है। ध्यान से सुनिए, यदि आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम उन तत्वों का, उन पदार्थों का, उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे ये नदियां, ये आसमान, ये धरती, ये किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो इन सब का अध्ययन जो है वो भौतिक भूगोल में करते हैं, चाहे वो ग्रह के बारे में हो, नक्षत्र के बारे में हो, सूर्य के बारे में हो, पूरा सौर परिवार जो पढ़ते हैं वो सब भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। पहाड़ कैसे बना है ना, वो सब कुछ अपने लोग किस में पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में। तो ये भौतिक भूगोल का सारा सिलेबस जो है वो 11th में है। ठीक है, 11th में पूरा का पूरा आपको फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ना होता है। दूसरा जो आप देख रहे हैं मानव भूगोल, ये मानव भूगोल ही अपना 12th का जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस है, और आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चंस जो है वो मानव भूगोल से ही आता है। तो 12th में आपको पूरा का पूरा मानव भूगोल ही पढ़ना है। हाँ, एक आवश्यक सूचना ये भी था कि हम लोग जो है वो 3 फरवरी से, डेट याद रखिएगा आप लोग, 3 फरवरी से जो है ना, 3 फरवरी से अपने लोग क्या कर रहे हैं? 3 फरवरी से जो है वो 10th का और 12th का नया बैच जो है वो ऑफलाइन शुरू हो रहा है। ठीक है, आप जो है हमारे ऑफलाइन ब्रांच पे आकर के टाइमिंग वगैरह का पता कर लीजिएगा। वैसे आपको हम टाइम वगैरह भी बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की शाखा है, और मानव भूगोल भी भूगोल की शाखा है। भौतिक भूगोल में उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, जबकि इसके विपरीत मानव भूगोल में उन तत्वों का अध्ययन करते हैं जिनका निर्माण जो है वो मानव ने किया है। जैसे मान लीजिए सड़कें किसने बनाई?
क्या प्रकृति ने बनाई? नहीं, हम और आप जैसे मानव ने बनाई है। तो उसका अध्ययन मानव भूगोल में करेंगे, है कि नहीं? चलिए, मानव भूगोल को तो विस्तार से इस चैप्टर में समझना ही है। चलिए नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग मानव भूगोल को समझेंगे, है कि नहीं? समझिए थोड़ा सा मानव भूगोल को। देखिए, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसको कहा जाता है। जब ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज अपने लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां आप देखिएगा भी कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। हालांकि इससे पहले जो आपको एरेटोस्थनीज का नाम बताए थे, वो सीधा ज्योग्राफी के जनक कहलाते हैं, और ये फ्रेडरिक रैटजेल साहब आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा। फ्रेडरिक रैटजेल साहब एक ग्रंथ लिखे, एक पुस्तक लिखे, जिस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। एंथ्रोपोजियोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इसका सही जवाब होता है फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल साहब की एक शिष्या हुई, शिष्या समझ रहे हैं ना? वो शिष्या का नाम था कुमारी सैंपल, और कुमारी सैंपल जो है वो किनकी शिष्या थी? फ्रेडरिक रैटजेल की। कुमारी सैंपल क्या की? वो मानव भूगोल की जो है वो परिभाषा जो दी है, वो सबसे प्रचलित और सबसे फेमस परिभाषा है। उस परिभाषा को समझेंगे। आप ध्यान से समझिए, मानव भूगोल के परिभाषा में हम लोग कुमारी सैंपल के परिभाषा को ही समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि कई बार एग्जाम में 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है मानव भूगोल को परिभाषित करें, तो वहां पे सेम यही परिभाषा आप लिख के 2 नंबर हासिल कर पाइएगा। इतना ही नहीं, कई बार तो इस हूबहू सेंटेंस को, इसी कुमारी सैंपल के परिभाषा को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए ये कथन किसका है, तो वहां भी आपका आंसर होता है कुमारी सैंपल का है। परिभाषा को समझेंगे जरा ध्यान से। देखिए, परिभाषा है क्या कि मानव भूगोल जो है वो मानव भूगोल क्रियाशील मानव, देख रहे हैं ना? ध्यान से देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव, ध्यान से समझिए। मानव मतलब इंसान। इंसान कैसा है? क्रियाशील है, हमेशा काम करता रहता है। इंसान कभी चैन से बैठता है क्या? नहीं बैठता, हमेशा क्रियाशील रहता है। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी जो है वो अस्थायी है। अब पढ़े भी होइएगा, सुने भी होइएगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, और परसों जो है वो किसी और का हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से पृथ्वी जो है वो परिवर्तनशील है, अस्थायी है। तो इन दोनों के बीच जो परिवर्तनशील होने के बाद भी रिलेशन है, किसके बीच? मानव और पृथ्वी के बीच, उसी को अपने लोग मानव भूगोल कहते हैं। ये खूबसूरत सी बात किसने बताई? कुमारी सैंपल ने बताई। तो ये परिभाषा आप अच्छे से समझ जाइए कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये मानव भूगोल का परिभाषा किनका है? कुमारी सैंपल का है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल की किताब का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या समझेंगे अपने लोग। देखिए, अब अपने लोग जो समझेंगे वो मानव भूगोल की प्रकृति को समझेंगे। पहले मानव भूगोल जो है उनकी क्या प्रकृति है ना? मानव भूगोल की प्रकृति जो है वो क्या है? ध्यान से समझिए, कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव भूगोल की प्रकृति को बताइए, है ना? तो मानव भूगोल की प्रकृति ये है कि मानव और प्रकृति, है ना, मानव और ये प्रकृति जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला। मानव के बिना प्रकृति अधूरा और प्रकृति के बिना मानव अधूरा। आप बिना प्रकृति का अपने लोगों का जीवन संभव है क्या? नहीं है ना? ठीक उसी तरीके से अगर मानव ना हो तो प्रकृति का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यह मानव भूगोल की प्रकृति है। इसी के साथ जोर के क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा तो वहां देखिएगा भी कि मानव भूगोल के उद्देश्य भी कई बार पूछे जाते हैं कि मानव भूगोल हम लोग क्यों पढ़े, मानव भूगोल पढ़ने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो मानव भूगोल के जो है कई उद्देश्य हैं, है ना?
मानव भूगोल के जो है वो कई उद्देश्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या है, मानव भूगोल का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि मानव भूगोल जो है वो क्या करती है, मानव भूगोल का जो उद्देश्य है वो क्या है कि मानव की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। मानव की जनसंख्या से जुड़ा हुआ विभिन्न पक्ष का मतलब हुआ जैसे जन्म दर कितना है कहाँ का, मृत्यु दर कहाँ की कितनी है, प्रवास का कैसे क्या है, लिंगानुपात कहाँ का कितना है, वो सब कुछ अपने लोग कहाँ से जान पाते हैं, वो मानव भूगोल को पढ़ने के बाद ही जान पाते हैं। तो पहला है मानव भूगोल का उद्देश्य ये हुआ कि मानव की जनसंख्या से जुड़ा हुआ विभिन्न पक्षों का क्या करना, अध्ययन करना, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है भूमि उपयोग प्रतिरूपों की व्याख्या करना। मतलब किस भूमि का उपयोग हम लोग क्या किस में कर पाते हैं, कितने भूमि पे वन है, कितने पे खेती कर पाते हैं, कितने पे पानी है, उन सारे तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल के माध्यम से ही तो कर पाते हैं। इतना ही नहीं, अब तीसरा पॉइंट देखिए, मानव के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास का अध्ययन करना। मानव जो है वो बहुत सारा विकास कर दिया। अब सोच के देखिए, एक जमाना हुआ करता था जब संदेशों के आदान प्रदान के लिए वो कबूतरों के माध्यम से, डाकघरों के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाती थी, और आज तो वर्तमान समय आपको पता ही है कि अपने लोग वीडियो कॉल से जो है संदेशों का, बातों का आदान प्रदान कर लेते हैं, एक दूसरे का हाल समाचार पूछ लेते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं। तो मानव बहुत सारा जो विकास किया, उन विकास के बारे में जो अध्ययन कर पाते हैं वो मानव भूगोल में ही तो कर पाते हैं। और जब भी कोई विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ जो है रिएक्शन होगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो विध्वंस भी होगा। तो मानव के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो विध्वंस हुआ है उसका भी अध्ययन करना ये मानव भूगोल का उद्देश्य है। कई बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए मानव भूगोल का उद्देश्य क्या क्या है। पहला बताएं कि जनसंख्या से जुड़ा हुआ जितना भी तथ्य है उन सभी का अध्ययन करना। दूसरा बताएं कि भूमि उपयोग का जो प्रतिरूप है उसकी व्याख्या करना। और तीसरा बताएं कि मानव के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो भी विकास हुआ है उसका अध्ययन करना। और चौथा बताएं कि मानव के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो किया गया विध्वंस है उसका भी अध्ययन करना। ये डॉट डॉट का मतलब ऊपर में जो लिखे है ना, सेम वही हूबहू है, ठीक है। तो इससे परेशान ना होइएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सफर को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब जो अपने लोग समझेंगे वो समझेंगे मानव भूगोल की विचारधाराएं। अगर भूगोल के पहला चैप्टर से कोई भी त्रिभुतरीय प्रश्न पूछा जाता है तो आप मान के चलिए इसी विचारधारा से वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं वो प्रमुख रूप से 3 देखने को मिलती है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो विचारधारा है, इस सबसे पहले विचारधारा को अपने लोग बोलते हैं नियतिवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? नियतिवादी। और इस नियतिवादी को ही अपने लोग कभी कभी निश्चयवाद भी बोल देते हैं। तो नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं, ठीक, नियतिवाद या निश्चयवाद। दूसरा का नाम है संभववाद या संभावनावाद। और तीसरी विचारधारा का नाम है नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। तो सबसे पहले समझते हैं नियतिवाद या निश्चयवाद जो विचारधारा है, इस विचारधारा का प्रतिपादन जो किया गया, इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? मतलब इस विचारधारा को देने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम क्या था? तो इस विचारधारा के प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक रैटजेल। ये वही फ्रेडरिक रैटजेल हैं जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफिया नामक ग्रंथ लिखा था, है ना। और इन्हीं फ्रेडरिक रैटजेल साहब की शिष्या हुआ करती थी कुमारी सेम्पल। और उन्हीं कुमारी सेम्पल का आपको हम परिभाषा बताए थे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है? अध्ययन है। तो नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन किसने किया? फ्रेडरिक रैटजेल ने किया। ये फ्रेडरिक रैटजेल साहब क्या कहते हैं? फ्रेडरिक रैटजेल साहब का कहना था कि भाई मानव जो है ना, इस विचारधारा में क्या कहा गया? इस विचारधारा में ये कहा गया कि मानव प्रकृति का दास है। मानव जो है वो प्रकृति का क्या है? दास है। इनके कहने का मतलब था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के सामने कुछ नहीं कर सकता, और प्रकृति जो है वो मनुष्य को मोम के खिलौना के समान समझता है।
आप कल्पना करके देखिए, जैसे अपने लोग कभी कहीं जा रहे होते हैं और प्रकृति का मन हो कि भाई हमको भिगा देना है, अचानक से बारिश होने लगती है और अपने लोग भीग जाते हैं। तो वैसे स्थिति में जो है मानव का अपने लोग क्या हो गए, प्रकृति का दास हो गए। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा विचारधारा दिया गया, वो दूसरा विचारधारा दिया गया जिस विचारधारा को अपने लोग बोलते हैं संभववाद या संभावनावाद। तो दूसरा विचारधारा का नाम क्या है, ध्यान से देखिए, संभववाद या इसी को बोलते हैं संभावनावाद। संभववाद या संभावना है ना, सॉरी संभावनावाद। ये संभववाद या संभावनावाद जो विचारधारा है, इस विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? अगर ये आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि संभववाद या संभावनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, संभववाद या संभावनावाद जो विचारधारा है, इसके प्रतिपादक जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इनका नाम सुनिएगा, इनका नाम थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। इनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। क्या नाम है इनका? विडाल डी ला ब्लास। तो यदि आपको पूरा नाम ना याद हो तो आप ब्लास महोदय बोल के भी काम चला सकते हैं। तो संभववाद या संभावनावाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? विडाल डी ला ब्लास महोदय ने किया। विडाल डी ला ब्लास महोदय फ्रांस के रहने वाले थे। अब देखिए, नियतिवाद विचारधारा फ्रेडरिक रेटजेल साहब जी, इनका मानना था कि मानव प्रकृति का दास है। लेकिन संभववाद या संभावनावाद जो विचारधारा है, उसमें कहा गया कि मानव जो है वो प्रकृति का दास नहीं है। मानव जो है वो प्रकृति का क्या है? तो मानव जो है वो प्रकृति का स्वामी है। इसमें कहा गया कि मानव जो है वो प्रकृति का क्या है? स्वामी है। प्रकृति का स्वामी का मतलब हुआ कि प्रकृति का मालिक है। अब दोनों विचारधारा को यदि आप ठीक से देखिएगा तो आपको लगेगा कि एक जमीन में है तो दूसरा आसमान में है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये फ्रेडरिक रेटजेल साहब कह रहे थे कि मानव प्रकृति का दास है, जबकि विडाल डी ला ब्लास महोदय कह रहे थे कि नहीं, मानव प्रकृति का स्वामी है। तो वैसे स्थिति में ये इन दोनों के बातों में कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिलता है। वैसे स्थिति में एक अमेरिका के विद्वान हुए जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर, और ग्रिफिथ टेलर साहब जो है वो एक नए विचारधारा दिए और उस विचारधारा को अपने लोग बोलते हैं नवनियतिवाद। क्या बोलते हैं उस विचारधारा को? नवनियतिवाद। या इसी विचारधारा का एक और नाम है नवनिश्चयवाद। दो नाम क्यों है? कॉमन सा बात है कि अपने लोग नियतिवाद को ही निश्चयवाद बोलते हैं, तो नवनियतिवाद कह लीजिए या नवनिश्चयवाद कह लीजिए। तो नवनीतिवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ये ग्रिफिथ टेलर कहां के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो अमेरिका के जो रहने वाले थे ग्रिफिथ टेलर साहब, उन्होंने कहा कि देखो तुम दोनों फालतू में झगड़ रहे हो। किनको कहें? विडाल डी ला ब्लास साहब को और फ्रेडरिक रेटजेल को। क्या बोले कि तुम लोग फालतू में लड़ रहे हो, ना तो मानव प्रकृति का दास है और ना ही मानव प्रकृति का स्वामी है। तो फिर कहा गया है क्या दरअसल, आप बताइए। तो ग्रिफिथ टेलर साहब कहें कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है। दरअसल बात यह है कि प्रकृति जो है, इस प्रकृति की तुलना जो है ट्रैफिक पुलिस से की गई। और ग्रिफिथ टेलर साहब कहें कि प्रकृति को तुम ये समझो कि वो चौराहा पर खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस के समान है। आप सोच के देखिए, जब आप कहीं जा रहे होते हैं और चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो क्या करता है? जब आप जा रहे होते हैं, इशारा देता है तो अपने लोग रुक जाते हैं। फिर जैसे ही वो इशारा देता है जाने के लिए तो अपने लोग चले जाते हैं। यानी प्रकृति सेम वही रवैया अपनाती है मानवों के साथ। प्रकृति क्या करती है? यानी मानवों की गति को या तो तेज कर सकती है या उसको धीमा कर सकती है, लेकिन उसके दिशा को नहीं बदल सकती। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, मिस्त्री लोग मजदूर लोग आपके घर पे काम कर रहे हैं, ठीक? अचानक से बारिश होने लगी तो स्वाभाविक बात है जब वो बाहर का काम होगा तो वैसे स्थिति में आपका काम रुकेगा। और जब आपका काम रुकेगा तो प्रकृति की वजह से आपका काम थोड़ा सा मंद हो गया।
जैसे ही बारिश छूटेगी फिर वो मजदूर लोग, मिस्त्री लोग काम करना शुरू कर देंगे, फिर आपका काम होने लगेगा। तो प्रकृति जो है वो क्या है, ट्रैफिक पर खड़ा एक सिपाही के समान है, जो आपकी गति को या तो तीव्र कर सकती है या मंद कर सकती है। इसीलिए इस विचारधारा को अपने लोग रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम आप जरूर याद रखिएगा, इस विचारधारा को क्या बोलते हैं, रुको और जाओ विचारधारा। रुको और जाओ विचारधारा भी इसको क्या कहते हैं, रुको और जाओ विचारधारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कारण समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अभी अपने लोग मानव भूगोल का जो 3 विचारधारा पढ़े हैं, है ना, एक तो पढ़े नियतिवाद या निश्चयवाद, दूसरा पढ़े संभववाद या संभावनावाद, और तीसरा पढ़े नवनियतिवाद। इस तीनों विचारधारा में से कोई एक न एक विचारधारा आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आपको बता दे, ये संभववाद या संभावनावाद विचारधारा जो है वो 2 बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा चुका है, अर्थात 5 मार्क्स में 5 नंबर के क्वेश्चन में ये 2 बार पूछा गया है। और 2 नंबरी में तो कभी नियतिवाद, तो कभी संभववाद, तो कभी नवनियतिवाद पूछा ही जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, नियतिवाद विचारधारा कौन दिया, है ना, संभववाद विचारधारा कौन दिया, या फिर नवनियतिवाद कौन दिया, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप जो है क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं मानव भूगोल की जो है उपागम कौन कौन सी है। सबसे पहले समझेंगे मानव भूगोल की उपागम को। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए उपागम होता क्या है, उपागम किस चिड़िया का नाम है। तो उपागम जो है वो सभी विषयों में होता है। आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के अलग उपागम है, आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश का अलग उपागम है। यानी किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं तो सारा सब्जेक्ट का कोई ना कोई उपागम जरूर होता है। उपागम कहते किसको है, तो किसी भी विषय की जो अध्ययन करने की विधि है, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अध्ययन करने की जो विधि है, अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ, उस विषय को पढ़ने का जो तरीका है, उसी तरीका को अपने लोग उपागम बोलते हैं। यानी किसी भी विषय को पढ़ने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो विधि है, उसी को उस विषय का उपागम कहते हैं। अब मानव भूगोल चूंकि किसकी शाखा है, आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्लास के शुरुआत में ही बताए थे कि मानव भूगोल जो है वो भूगोल की ही शाखा है। भूगोल की 2 शाखाएं हैं ना, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जो है वो भूगोल की ही शाखा है। तो मानिक सी बात है कि मानव भूगोल का भी उपागम वही होगा जो कि भूगोल का होगा। तो पहले मानव भूगोल का उपागम कहेंगे किसको, तो ये बोलेंगे कि किसी भी विषय के अध्ययन करने की जो विधि होती है उसे ही उसका उपागम कहते हैं। क्योंकि मानव भूगोल भूगोल की ही शाखा है, अतः मानव भूगोल की भी वही उपागम है जो कि भूगोल की है। तो आपको भूगोल का भी तो उपागम पता होना चाहिए ना, तो ध्यान से समझिए। मानव भूगोल या भूगोल के उपागम को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा 2 भाग है, पहला जो है वो है प्राचीन उपागम और दूसरा जो है वो है नवीन उपागम। नाम से ही अर्थ क्लियर हो जाना चाहिए। प्राचीन मतलब पुराना, ये पुराना पद्धति है भूगोल को पढ़ने का, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राचीन उपागम। ये नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नवीन उपागम। तो प्राचीन उपागम के अंतर्गत 4 उपागम है और नवीन उपागम के अंतर्गत भी 4 उपागम है। कुल 8 उपागम है मानव भूगोल के। चलिए 8 का नाम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो प्राचीन उपागम है उसमें सबसे पहला आपका है विवरणात्मक उपागम, दूसरा जो है वह है पारिस्थितिकीय उपागम, तीसरा जो है वह क्रमबद्ध उपागम, चौथा जो है वह प्रादेशिक उपागम। ठीक उसी तरीके से नवीन उपागम में आप देखिएगा तो नवीन उपागम में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला को बोलते हैं मात्रात्मक उपागम, दूसरा आचरणवादी उपागम, तीसरा कल्याणपरक उपागम और चौथा जो है वह है मानवतावादी उपागम। अब आपके समझ में आ नहीं रहा होगा ये दरअसल होता क्या है। तो जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में भूगोल सब्जेक्ट से पढ़िएगा या पढ़ने का आपको मौका मिलेगा या फिर आप कंपटीशन में जब आप हमसे जुड़िएगा तो वहां आपको हम बताएंगे कि ये सब होता क्या है दरअसल। हालांकि आपको बता दें जैसे प्रादेशिक उपागम है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी प्रदेश का अध्ययन करना, फिर दूसरे प्रदेश का, फिर तीसरे प्रदेश का, इस तरीके से हम लोग भूगोल को पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और बचा है, इस चैप्टर को आज एकदम खत्म कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अपने लोग समझेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कि मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ा जाता है, इसका विषय क्षेत्र जो है वो कौन कौन से है।
तो देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है उसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को लेकर के सबसे पहले विडाल डिला ब्लास महोदय जो थे वो क्या कह रहे थे, आपको याद है ना विडाल डिला ब्लास महोदय, ये वही विडाल डिला ब्लास साहब हैं जिन्होंने मानव भूगोल का जो विचारधारा अभी पढ़ रहे थे अपने लोग, यहाँ देखिए यही जो मानव भूगोल का विचारधारा पढ़ रहे थे तो यहाँ पढ़े हैं ना संभववाद या संभावनावाद, जिसके प्रतिपादक कौन थे, विडाल डिला ब्लास साहब जो फ्रांस के रहने वाले थे। तो वही मानव भूगोल के, है ना, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को लेकर के क्या कह रहे थे कि मानव भूगोल को 3 मूल वर्गों में बांट दिए। सबसे पहला विषय क्षेत्र माने जनसंख्या, कि भाई मानव भूगोल में हम लोग जनसंख्या से जुड़ा हुआ जितना भी पहलू है उस सब का अध्ययन करेंगे। दूसरा बोले सांस्कृतिक तत्व और तीसरा बोले यातायात के साधन। तो विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कितना होता है, 3 होता है। पहला कौन सा है, जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व और तीसरा यातायात के साधन। दूसरा जो विद्वान है वह है जीन ब्रून्स। ये जीन ब्रून्स साहब एक किताब लिखे, पुस्तक लिखे। ये पुस्तक का नाम आपको हम यहाँ इसलिए बता दिए हैं क्योंकि कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी ये किनकी पुस्तक है। सही आंसर होगा जीन ब्रून्स की पुस्तक है। तो जीन ब्रून्स साहब एक किताब लिखे जिस बुक का नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी। उन्होंने इस किताब में जो है मानव भूगोल के विषय वस्तु को 3 प्रमुख वर्गों में, और इस 3 प्रमुख वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 2-2 यानी 6 आवश्यक तत्वों में उनको बांटा। एक तो 3 वर्ग है और एक वर्ग में 2-2 है, यानी टोटल 6 आवश्यक तत्वों में बांटा। किसने बांटा, जीन ब्रून्स ने बांटा। सबसे पहला जो है वो सबसे पहला आप यहां देख पा रहे होइएगा, सबसे पहला है मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग। मिट्टी का क्या यूज है उसके अनुसार जीन ब्रून्स साहब कहें कि भाई साहब मिट्टी का एक उपयोग है कि हम लोग मिट्टी पे मकान बनाते हैं। मकान जो बनाते हैं वो भूमि पर ही तो बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा उपयोग बताएं। क्यों बताएं, क्योंकि अपने लोगों का जो अधिकांश समय होता है वो मकान में ही बीतता है। जैसे मान लीजिए आप घर पे तो मकान में रहते ही होइएगा, यदि आप ऑफिस जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दुकान आपके पास है, कुछ भी है तो वो मकान में ही होता है कहीं ना कहीं। दूसरा बताएं कि एक तो मिट्टी का यूज होता है सड़क निर्माण में। अब जैसे आप कहीं से कहीं जो जाते हैं तो अधिकतर जो आपके जीवन में आप जाते होइएगा सड़क मार्ग के माध्यम से ही जाते होइएगा, तो सड़क इसका यूज हो गया। दूसरा है पौधे एवं पशुओं पर विजय, और पौधों एवं पशुओं के विजय के अंतर्गत 2 भाग में, पहला बोले कृषि और दूसरा बोले पशुपालन, कि हम लोग खेती वगैरह भी करते हैं और पशु को भी पाल करके जीविका का जो आधार वो पशुपालन तो है। तीसरा पॉइंट जो है वह विनाशकारी अथवा लुटेरी अर्थव्यवस्था। एक तो जो मानव है वो अपने फायदा के लिए क्या करता है, प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करता है, यानी विनाशकारी हो गया है, और अर्थव्यवस्था जो है वो लुटेरी टाइप की हो गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहला लिखे हैं खनिजों का शोषण। अपने लोग खनिजों का भरपूर शोषण करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा है पौधों एवं पशुओं का विनाशकारी उपयोग, अपने फायदे के लिए पौधों का जो है सो क्या करते हैं, समय से पहले उसको काट देते हैं, उसका फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वृक्ष लगाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, या अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। या फिर पशुओं जो है, पशुओं का भी विनाशकारी रूप से यूज होता है, चाहे उसका बहुत सारा जो गलत यूज होता ही है। तो ये था आपका मानव भूगोल का विषय क्षेत्र 2 विद्वानों के अनुसार, एक विडाल डिला ब्लास साहब के अनुसार 3 जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व, यातायात के साधन, और जीन ब्रून्स के अनुसार 3 भाग और 3 में प्रत्येक में 2-2। चलिए अब लास्ट जो बचा है वो लास्ट समझिए और इस चैप्टर को एकदम खत्म कर लेंगे, और इतना यदि आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में कुछ भी दिक्कत होने वाला है नहीं। देखिए मानव भूगोल का हम लोग इसमें जो पढ़ रहे हैं वो क्षेत्र पढ़ रहे हैं, और मानव भूगोल का उपक्षेत्र है ना, मानव भूगोल के कौन कौन क्षेत्र हैं और कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। तो आप जरा सा इस रॉ कॉलम को देखिएगा, इस पीपीटी को ध्यान से देखिए। यहाँ आप देख पा रहे होइएगा ये जो है ये मानव भूगोल का क्या है, इसमें क्षेत्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मानव भूगोल का, यहाँ देखिएगा तो आपको नजर आएगा ये है मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं, देखिए एग्जाम में पूछता है मानव भूगोल के 2 क्षेत्र के नाम लिखे, 3 क्षेत्र के नाम लिखे, 4 क्षेत्र के नाम लिखे। 4 से ज्यादा कभी नहीं पूछा गया है, हम आपको 5-6 बता देंगे, आप कोई भी 2, 3, 4 याद कर लीजिएगा। जैसे पहला है अधिवास भूगोल। जब अपने लोग पढ़ेंगे अधिवास वाला चैप्टर तो उसमें समझेंगे अधिवास होता क्या है। तो मानव भूगोल का पहला क्षेत्र हो गया कौन सा, अधिवास भूगोल। दूसरा जो है वह आर्थिक भूगोल है ना, ये सब मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। सामाजिक भूगोल, प्रजाति भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सब मानव भूगोल के क्या हुए, क्षेत्र।
अब बात करते हैं उपक्षेत्र का। मानव भूगोल के कौन कौन उपक्षेत्र हैं? जैसे अधिवास भूगोल के अंतर्गत दो तरह का अधिवास होता है, पढ़ेंगे अधिवास वाले चैप्टर में। एक होता है ग्रामीण अधिवास, एक होता है नगरीय अधिवास। जब गांव में घर है तो ग्रामीण अधिवास, वही शहर में हो तो नगरीय अधिवास। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है, चाहे वो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, ये सब जो है ये सारा का सारा उपक्षेत्र है, ठीक है। तो ये संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कोई भी 2 3 4 आप याद कर लीजिए, आपका काम यहां से हो जाएगा। हालांकि आप पूरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज जितना भी आपको हम बताएं, अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं भूगोल में, तो आप मान के चलिए कि सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, यानी आप जो 2026 में इंटरमीडिएट का एग्जाम दीजिएगा, वो एग्जाम आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बताएं हैं कि हम लोग जो है 3 फरवरी से इंटर और मैट्रिक का जो न्यू बैच है वो भी शुरू कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।